नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऐसी मोनोपोली कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी डेट फ्री है और कैश रिच भी है और साथ ही फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन डिस्कशन में आगे बात करने से पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। और अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपने ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है या शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाए और आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दें, जिससे और लोगों को हेल्प मिल सके और इस तरह से हम छोटे इन्वेस्टर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पर आप बाय या सेल नहीं करेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये मोनोपोली कंपनीज जो होती है उनका जनरली क्वालिटीज़ क्या होता है। तो सबसे पहले मोनोपोली कंपनी के पास प्राइसिंग पावर होता है, यानी वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं जिसके बाद भी उनका सेल या रेवेन्यू कम नहीं होता। जिसका बेस्ट एग्जांपल है मैगी, एशियन पेंट्स और फेविकॉल। जहाँ पे मैगी, एशियन पेंट्स और फेविकॉल का प्राइस इंक्रीज होता है तो भी लोग ज़्यादा सोचेंगे नहीं और ये प्रोडक्ट्स को बाय करें। और दूसरा क्वालिटी होता है, जिस सेक्टर में ये मोनोपोली कंपनीज काम करती है वहाँ पे एंट्री बैरियर्स होते हैं। यानी अगर यहाँ पे कोई नया प्लेयर आना चाहता है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना होता है, जिसके वजह से ये जो एंट्री बैरियर्स होते हैं ये मैक्सिमम कंपटीशन को खत्म कर देते हैं। और इसके साथ साथ ऐसी मोनोपोली कंपनी के पास 65% से ज़्यादा मार्केट शेयर होता है। ये कंपनी सप्लाई को पूरी तरह से कंट्रोल करती है और ये कंपनी ही इंडस्ट्री होती है। तो आज के वीडियो में हम ऐसी ही एक मोनोपोली कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है कैम्स। और आप ऐसा समझ लीजिए कि कैम्स ऐसी कंपनी है जो दूसरों के मेहनत से ग्रो करती है। जैसे कि सीडीएसएल का एग्जांपल देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ब्रोकर मेहनत करके लोगों से डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं और उसका फायदा सीडीएसएल या एनएसडीएल को मिलता है, तो इसी तरह से कैम्स भी है। भारत में सिर्फ 2 डीटीए है और कैम्स मार्केट लीडर है और इंडिया की 5 लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से 4 कैम्स के पास है। ओवरऑल 65% से ज़्यादा का मार्केट शेयर कैम्स के पास है। तो म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवाइजर्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन, सभी इन्वेस्टर्स सब मिलकर म्यूचुअल फंड के लिए अवेयरनेस लाते हैं। और जितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगता है उसका फ़ायदा कैम्स को मिलता है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा शेयर है आरटीए मार्केट में। तो कैम्स एक आरटीए है। तो आरटीए मतलब क्या, इससे आप ये समझ लीजिए कि ये म्यूचुअल फंड का बैक ऑफिस है। पैसा आया कि नहीं, यूनिट अलॉट हुआ कि नहीं, पेपर वर्क सही था कि नहीं, केवाईसी सही था कि नहीं, डिविडेंड जाना था तो गया कि नहीं, यही सब जो बैक ऑफिस वर्क है कैम्स इसको देखता है, जिससे कि फंड हाउस फंड की मार्केटिंग को फोकस कर सके, रिसर्च पर फोकस कर सके और पेपर वर्क वाली जितनी चीज़ है वो कैम्स ऑपरेट करे। तो कैम्स ये काम करती है और फी चार्ज करती है परसेंटेज ऑफ एयूएम। यानी किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में 200 करोड़ आया तो उसका एक बहुत छोटा सा परसेंट कैम्स ले लेती है। तो यहाँ पे फंड वाले मेहनत करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स मेहनत करते हैं, पूरी इंडस्ट्री मेहनत करती है और उसका फ़ायदा मिलता है कैम्स को। तो कंपनी बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तेज़ी से भारत में ग्रो कर रही है और आगे भी करेगी। और म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री जितना ज़्यादा ग्रो करेगी कैम्स को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा इनका मोट या बैरियर ये है कि ये एक ऐसा काम है जो बहुत ही क्रिटिकल है और म्यूचुअल फंड्स कंपनी अपने ऊपर लेना नहीं चाहती है और वो अपने आप को रिसर्च और फंड्स की मार्केटिंग में फोकस रखना चाहती है। तो बहुत कम फंड हाउस है जो ये काम खुद करते हैं, जिसके कारण कैम्स का बिजनेस अच्छा चलता रहता है। और इसके अलावा ये इतना ज़्यादा कम्युनिकेटिंग करते हैं किसी एएमसी के पेपर वर्क में कि कोई एएमसी इन्हें स्विच करना नहीं चाहता। अगर आपका सालों से काम कैम्स कर रही है तो आप अचानक से शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपके बिजनेस में इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि कैम्स की ऐप्स से लोग आपके फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैम्स का खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उससे आपके फंड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई कंपनी कैम्स से स्विच होके किसी और के पास जाती है तो कंपनी फंड में कितना पैसा आ रहा है वो श्योर इफेक्ट होगा, जिसका रिस्क कोई फंड हाउस नहीं लेना चाहती है। तो बहुत ही स्टिकी बिजनेस है और कोई भी नया आके कैम्स को चैलेंज दे इसकी उम्मीद बहुत कम। सो फ्रेंड्स, ये है शेयर का टेक्निकल ग्राफ और आज की जो क्लोजिंग है, आज की क्लोजिंग प्राइस आपका 2500 के आसपास, 2495 रुपये। तो आप मोटा मोटी 2500 देख लो, 2500 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो देखिए इसका जो पहला सपोर्ट है वो है आपका 2250 रुपये का। ये है आपका पहला सपोर्ट, जो कि एक बार आप देख सकते हो, एक बार इसने डीप लगाया भी है और सपोर्ट लेके वापस रिट्रेट हो गया और दूसरी बार भी कोशिश किया था, बट फिर भी यहाँ से मार्केट चूँकि
कुछ संभला है, कुछ होल्ड किया मार्केट ने, तो या ये अभी ये आपका कैम्स का जो शेयर है इसका प्राइस भी आपका ऊपर की ओर हल्का सा निकल गया है। तो देखा जाए तो वीकनेस है अभी इसके शेयर में, कैम्स के शेयर में। और जो इसका पहला सपोर्ट है आपका 2250 का, ये बहुत जल्दी ही टच करने की कोशिश करेगा। तो अगर किसी को एंट्री करनी हो या फिर किसी को एवरेज करना हो तो उनके लिए है कि आप अभी होल्ड करें। खासकर एंट्री कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा आपको लंबी अवधि के लिए एंट्री करना है और आपको हल्के पोजीशन में एंट्री करना है फिलहाल के लिए, जो कि आपको यहाँ कहीं पे मतलब कि आप 2500 से नीचे यहाँ कहीं भी मिल जाए तो आप न्यू एंट्री कर सकते हैं। एवरेज वाले तो पूरा होल्ड करें, आपको एवरेज करने के लिए आपको 2250 पे आना होगा। और एंट्री वाले भी अगर नीचे आता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। समझ लीजिए कि 2200 से 2250 का ये जो रेंज है ना, ये रेंज आपको एंट्री करने के लिए या फिर एवरेज करने के लिए सबसे सूटेबल है। बहुत ही अच्छे भाव पे आपको ये फिर मिलेगा, चूँकि जो कि अपने हाई से लगभग अभी आज का जो क्लोजिंग प्राइस है ये 40% का डिस्काउंट है, करेक्शन हो चुका है। अगर यहाँ से और नीचे आता है ये आपका 2500 से और नीचे आता है तो फिर देन ये 50% का करेक्शन है। 2250 आपका 50% है, फिर देन ये 60% का, तो अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब कि मिल जाएगा। तो और इसके बाद नीचे जाने की चांसेस कम है, करेक्शन आने की चांस कम है। वो क्यों? क्योंकि जितने भी अच्छे स्टॉक होते हैं, जो कंपनी होती है, उनके फंडामेंटल और जो भी है फाइनेंशियली कंपनी अच्छी होती है, तो उनके में अगर करेक्शन आपको देखने मिलेगा ना तो आपका बहुत ज़्यादा मिलता है, तो 50% से ज़्यादा नहीं मिलता है। 50% का मोर देन इनफ होता है, काफ़ी होता है करेक्शन, अगर कंपनी में कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं चल रही है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको, मुझे नहीं लगता है कि 2250 या फिर ये टूटता है तो 2000 के बाद आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। बट हुज़ नो, जा भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कह रहा हूँ या फिर मुझे ऐसा लग रहा है तो ये नहीं जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट फिर भी मुझे जहाँ तक समझ है, मुझे जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये अब इससे नीचे जाने की, इस रेंज से नीचे नहीं जाएगा, इसी रेंज में कहीं होल्ड करेगा या फिर यहाँ से रिट्रेट करेगा। होल्ड करके कुछ देर के बाद रिट्रेट करे या फिर आए हल्का सा टच करे और रिट्रेट कर जाए। तो किसी को भी एंट्री करनी हो या एवरेज करना हो, आराम से इस रेंज में आए तो सबसे सूटेबल है एंट्री करने के लिए और एवरेज करने के लिए भी। ऊपर अभी कहीं पे लेना चाहते हो, एवरेज करना चाहते हो, एंट्री करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, बट फिलहाल ऊपर में आप अभी हल्के क्वांटिटी पे ही एंट्री या फिर एवरेज करना। कंपनी की इनिशियल रेशियो देखते हैं तो मार्केट कैप देखें तो 12,221 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। वही करेंट प्राइस देखें शेयर का तो 2496, वही आपका 2500 के आसपास में करेंट प्राइस चल रहा है। स्टॉक पी देखें तो 44.7 है। बुक वैल्यू देखें तो 103 रुपये का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड 1.7% है, तो ओके सा कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे बट बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे। हालांकि 1 से 2 से ज़्यादा होता, 3% होता तो एक डिसेंट सा माना जाता, बट फिर भी ठीक है, काम चलाओ के लिए है तो 1.7% का डिविडेंड तो चलेगा। आरओसी की बात करें तो 45.4% का आरओसी है, तो 45.5% का, जो कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छा आरओसी देखने को मिल रहा है। आरओई की बात करें तो 33% का आरओई है, ये भी बहुत 33% बहुत ही अच्छा आरओई होता है, जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 है, आगे आपको स्प्लिट देखने को जरूर मिलेगा। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 24.3 है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से लगभग आपका डबल पे चल रहा है, ट्रेड हो रहा है अभी। तो कहीं ना कहीं आपका इंडस्ट्री पी, स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा है, तो पी की रेशियो के हिसाब से काफ़ी महंगा वैल्यूएशन पे है अभी। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 24.2 है। अगर इसे आप 24 से कंसीडर करते हैं तो 24 गुना ज़्यादा महंगा मिल रहा है पर शेयर आपको बुक वैल्यू से। तो बुक वैल्यू से पर शेयर आपको 24 गुना ज़्यादा मिल रहा है, जो कि यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि वैल्यूएशन अभी हाई है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू और स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी से, ये दोनों जो रेशियो है वैल्यूएशन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि काफ़ी हाई चल रहा है, इसलिए वो जो आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए वो अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। जहाँ तक मुझे पता है कंपनी के इंटरनली वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई मैनेजमेंट में से कुछ प्रॉब्लम आया, बट ये जो आपको जो करेक्शन मिल रहा है कैम्स में, ये मुझे लगता है हाई वैल्यूएशन की वजह से ही मिल रहा है। खैर, ईपीएस की बात करें तो 56 रुपीज़ का 56 रुपये का ईपीएस है, जो कि बहुत कुछ खास नहीं है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 27.3 है, जो कि एक अच्छा सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 45.2% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास कैश की देखें, कंपनी के पास कैश कितना है तो 180 करोड़ का कैश है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कैश लेके बैठी है कंपनी। वहीं अगर डेट देखते हैं तो जीरो है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी में कोई डेट नहीं है और कंपनी के पास कैश भी 180 करोड़ के आसपास में कैश है, जो कि बहुत अच्छा ह्यूज कैश है। तो आप इसे डेट फ्री तो कहेंगे ही कहीं, साथ में कैश रिच भी आप इस कंपनी को बिल्कुल कहेंगे।
प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 23.8% का प्रमोटर होल्डिंग है, 24% आप इसे कह सकते हैं, तो 24% का प्रमोटर होल्डिंग है। हालांकि 40% से कम है, जो कि यहाँ पे परेशानी की बात होगी कुछ लोगों के लिए, बट मेरे हिसाब से मेरा मेरा सजेशन होगा कि यहाँ पे इस कंपनी के साथ में वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस कंपनी के साथ में इतने 23 समथिंग या फिर 24 25 या 20% भी प्रमोटर होल्डिंग हो तो भी आप इस कंपनी के साथ चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी एक मोनोपोली है और अपना मार्केट अपने सेक्टर में ये 65% से ऊपर का मार्केट शेयर होल्ड करती है। तो इसलिए इस कंपनी के साथ प्रमोटर होल्डिंग कम भी है तो चलेगा, वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो सेल्स देखें तो सेल्स आपका 2018 से आपका 2021 और टीटीएम तक अगर देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा। हालांकि 2020 में कम हुआ था, चूँकि आप सभी जानते होंगे पैंडमिक की वजह से ये इफेक्ट आया होगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सही भी होगा, खैर ये गलत भी हो सकता है, जो भी है 2020 में हल्का सा आपका कुछ कम हुआ था आपका सेल्स, बट फिर से आपका 2021 में इंक्रीज हुआ और टीटीएम अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में अच्छा खासा ऊपर की ओर 886 करोड़ का यहाँ पर सेल्स देखने को मिल रहा है। तो अगर इसको एवरेज निकालते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये तो यहाँ पे हालांकि 2018 से हालांकि 2019 में कम हुआ, बट उसके बाद फिर से ये इंक्रीज हुआ और अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। इसे भी एवरेज निकालते हैं या फिर हल्का सा इसे अवॉइड करते हैं, जो कुछ ही कम हुआ था आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखा जाए ओवरऑल तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस से इंक्रीज होता हुआ देखने को ही मिल रहा है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2018 से 2020-19 में हल्का सा कम हुआ, अगेन जैसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिएक्ट किया वैसे ही नेट प्रॉफिट भी कंपनी का रिएक्ट किया है। बट अगर देखते हैं ओवरऑल देखते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो सारा कुछ देखने से नेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो फाइल है कंपनी का अच्छा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, लंबी अवधि के साथ में वैसी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं तो शेयर कैपिटल देखें तो शेयर कैपिटल आपका 2018 से 2021 तक में कंटिन्यू फिक्स रहा है, कोई चेंज नहीं है, कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, जो कि अच्छी बात है। अगर ये इंक्रीज होता तो कंपनी पे एक परेशानी की बात कही जा सकती या मानी जा सकती थी, क्योंकि शेयर कैपिटल इंक्रीज होना कंपनी पे डेट की तरह कर्ज की तरह काम करता है। वही कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो रिजर्व यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखते हैं तो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, हालांकि बीच में कुछ कम हुआ था बट कुछ खास नहीं। तो ओवरऑल देखें तो ओवरऑल क्या इसे आप इंक्रीज ही मानो, तो कंपनी का रिजर्व भी इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही कंपनी का डेट की बात करते हैं कर्ज की, तो 2018 और 19 में तो कर्ज था कंपनी पे 112 फिर 109 करोड़ का कर्ज था, बट उसके बाद 2020 और 21 में पिछले 2 साल से कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है, जीरो डेट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का अच्छा है यहाँ पे। वही लेकिन नेट कैश फ्लो देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये रेशियो आपका ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है देखना। तो अगर ये देखें तो 2018 से 2019 में आपका माइनस में चला गया, 18 में प्लस में था, 5 करोड़ के आसपास में था कंपनी के पास आपका नेट कैश फ्लो, बट 2019 में कम हो गया, माइनस चला गया। 20 में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, 18 समथिंग बहुत अच्छा खासा जंप हुआ, माइनस से प्लस में आके प्लस इतना ज़्यादा जंप की कंपनी का नेट कैश फ्लो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट 2021 में फिर से यह माइनस में चला गया, जो कि एक परेशानी की बात है। तो इस कंपनी में अभी तक आपका इनिशियल रेशियो या फिर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, ये सब कुछ देखते हैं, आपका कैश फ्लो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और इनिशियल रेशियो। तो ये सब देख के यहाँ पे बस मुझे एक ही हल्की सी परेशानी की बात देखने को मिल रही है, नेट कैश फ्लो जो कि स्टेबल नहीं है, माइनस में कभी प्लस में ऐसा चेंज हो रहा है, जो कि एक मुझे हल्की सी परेशानी की बात है, बट वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी आप इसके साथ में जा सकते हैं। अगर फिर भी किसी को लगता है कि आपको इसके साथ में नहीं जाना चाहिए या फिर नेट कैश फ्लो से आप इसे अवॉइड कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन होगा कि आप फिर भी जाइए और हल्के क्वांटिटी से आ जाइए। अगर आपको ऐसी परेशानी की बात लगती है नेट कैश फ्लो को देख के फिलहाल के लिए, तो आप हल्की क्वांटिटी के साथ जाइए, उतना ही इन्वेस्ट करिए कि आप इसको टॉलरेट कर सकें। तो वैसे कुछ हेवी क्वांटिटी के साथ मत जाइएगा। हाँ, जिनको बिलीव है, जिनका कन्विक्शन है इस कंपनी पे और उनका खुद का अच्छा खासा रिसर्च है इस कंपनी पे,
देन वो तो जानते ही हैं कि इसके साथ जाना है कि नहीं जाना। और पर्सनली मुझे लगता है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल ओपिनियन सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन आपके पर्सनल ओपिनियन में ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकती है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। बट फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद भी रिसर्च कर लें, देन आप डिसीजन लें। आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू या नॉलेज मिली हो तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।